नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ ममता तिवारी। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। मारुति के साथ हरियाणा सरकार ने नया करार किया है और मारुति उद्योग हरियाणा में सबसे बड़ा निवेश करने जा रही है। खरगोदा में मारुति का तीसरा प्लांट लगेगा। 900 एकड़ जमीन के लिए मारुति ने 2400 करोड़ का चेक भी सौंप दिया है। इसी को लेकर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। देखिए। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहला सवाल यही है कि ये जो जज्बा है अब तक काम करने का और इस शिद्दत से काम करने का कि लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। आपको देखे तो हिंदुस्तान इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बाद इतना जोश में रहता है, ये सब आपको देख के आता है। कैसे? इसका मेरे पास कोई कुछ तो है सर। मैं समझता हूँ कि जब आदमी समझता है कि उसे कुछ काम करना है कि और लोगों के लिए, तो उससे जोश आ जाता है। मुझे अपने लिए कोई अचीव करने को तो रहा नहीं, ना मुझे कोई पोजीशन चाहिए, ना मुझे कोई और पैसा चाहिए। कुछ मेरे कोई खर्चे नहीं है जो कि मैं इसमें रहूं कि और पैसा कमाऊं कहीं से, तो वो तो कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं मेरी। अब मैं काम क्यों करता हूं? काम इसलिए करता हूं कि मैं समझता हूं कि काम करके मैं किसी तरह और लोगों का, हिंदुस्तान का लोगों का उस तरह से कोई फ़ायदा पहुंचाऊं। सिर्फ गाड़ी बनाने का ही सवाल लीजिए, तो अगर हम ज़्यादा अच्छी गाड़ी बनाएं, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, ज़्यादा लोगों को उससे रहने का इम्प्रूवमेंट हो पाए, किसी तरह से वर्कर्स के लिए कुछ कर पाएँ, तो उससे आदमी को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ। अगर आदमी सिर्फ काम करता है अपने लिए कि मैं अपना कुछ भला करूँ और कहीं और आगे पहुँचूँ, तो उसमें वो बात नहीं आती, तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़ा मैसेज है ये। हमें औरों के लिए जितना करेंगे उतने ताकतवर भी होंगे, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सर, एक और बात है, ये लक्ष्य नहीं रहता है कि मारुति देश में तो कम से कम नंबर 1 रहे, इस तरह का लक्ष्य लेके चलते रहे? देखिए, जो भी आदमी काम करता है उसमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि सबसे बेहतर हो। कोशिश तो लगातार रहती है। हो पाए या ना हो पाए दूसरी बात है, कोशिश रहनी चाहिए कि मुझको सबसे अच्छा करना है। और ये शुरू से मेरा रहा है, जब से पढ़ाई शुरू करी तब से ये रहा है कि क्लास में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी सबसे अच्छा होना चाहिए। हो पाए नहीं हो पाए दूसरी बात है, पर लक्ष्य वही रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैं काम करूँगा बट ठीक है कुछ ना कुछ करता रहूँगा, फिर उसमें क्या फ़ायदा। बड़ी सीख है सर कि हमें बेहतर करना चाहिए हमेशा। और सर, ये जो लगातार बात होती है, जैसे हम और कंपनीज को देखते हैं, अब तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुख्य रूप से कंपटीटर के तौर पे किसे देखते हैं? सभी कॉम्पिटिटर्स हैं मजबूत। किसको मजबूत कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये मुश्किल है। बट हमारा तो लक्ष्य है कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचें, सबसे अच्छी गाड़ी बेचें। मार्केट शेयर तो अपने आप फिर तय होता रहेगा। मार्केट शेयर इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट। एक चैलेंज तो हो ही जाता है, एक चुनौती तो हो ही जाती है कि एक कॉम्पिटिटर आता है। को खास ध्यान नहीं देता। मेरा तो ध्यान रहता है कि हम प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छे कस्टमर्स को दे रहे हैं, सबसे अच्छी सर्विस दे रहे हैं, सबसे अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर मैं गाड़ी नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझको चिप्स नहीं मिल रहे हैं, तो उससे मार्केट शेयर गिर गया, तो उससे मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती। अगर मार्केट शेयर गिरेगा बिकॉज कस्टमर मेरी गाड़ी नहीं ले रहा है कि इसकी
क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके दाम अच्छे नहीं है, इसके डिज़ाइन अच्छा नहीं, उससे मुझको तकलीफ होगी। नहीं, इसलिए लोग दूसरा ले रहे हैं ना सर, किया से लेके हुंडई से मिल लेके। नहीं रही है इसलिए दूसरी ले रहे हैं। क्या बात है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे लिए भी, हिंदुस्तानियों के लिए भी गर्व। ऑर्डर है, 3.5 लाख गाड़ी का बैक ऑर्डर है। बड़ी उपलब्धि है। जो आदमी 3.5 लाख गाड़ी बुक करके बैठा हुआ है, और बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि 6 महीने का वेटिंग लिस्ट है तो छोड़ो कोई और दूसरी गाड़ी ले लूँ मैं, वो लोग ले रहे हैं दूसरी गाड़ी। तो जो बचा हुआ है वो उठाते हैं दूसरे लोग, ये बड़ी चीज है। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा लगा अभी सुन के। एक्चुअली क्या था कि हमारे मन में भी ये विचार आ रहे थे कि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन आपने जो गणित हमें बताया, इवन नितिन गडकरी जी भी यही कहते हैं, लगातार पूरी सरकार ये कह रही है कि ये पॉल्यूशन को कम करने में सहायक होगा। जब हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोल का परसेंटेज कम हो जाएगा तब वो बात जो आप कह रहे हैं सही होएगी। जब तक कोल का परसेंटेज जनरेशन में ज़्यादा रहेगा तब तक क्लीननेस आ नहीं सकती। तो अब इसमें कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, सोचने की बस पावर कैसे जनरेट हो रही है। कोल जला के सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पावर स्टेशन से होता है, कोल जलाने से होता है। उसी बिजली से आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप इलेक्ट्रिक कार को देखेंगे तब तो इलेक्ट्रिक कार तो क्लीन होती है, मगर वो बिजली कौन सी यूज कर रही है, बिजली कैसे बन रही है, वो कोयले से बन रही है। अभी क्लीन एनर्जी जो है वो मुश्किल से 25% है हिंदुस्तान में, सब हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, विंड सब मिला के। ये सिचुएशन है। ये बड़ी चीज समझाई है सर आपने, और हम इस चीज को लोगों तक भी लेके जाएंगे कि ये बाहर से तस्वीर दिख रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वो नहीं है। मुल्कों में कोयला नहीं जलता ज्यादा, चाइना में जलता है, हिंदुस्तान में जलता है, और सब जगह नहीं जलता है। तो जहाँ पर नहीं जलता है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत है, एब्सोल्युटली क्लीन एनर्जी। उससे इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे तो बहुत फायदा होएगा। तो ये बात इलेक्ट्रिक कार्स की खराबी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बड़ी चीज बताइए सर। एक सवाल और ये कि ये कमर्शियल में भी, आप कमर्शियल व्हीकल में भी कभी आने का इस तरह की कोई प्लान भी है? हमारी छोटी कमर्शियल व्हीकल है 1 टन वाली, वो तो बना रहे हैं। इसके अलावा ये जिस तरह से और हैं और बड़ी नहीं, इस तरह की कोई प्लान? एक आखिरी सवाल या यूँ कहीं मंत्र आपकी तरफ से जानना चाहेंगे, ये जो टायर्ड नहीं होना, रिटायर्ड नहीं होना, हमारे खासकर देश के युवाओं के लिए, आरसी भार्गव जी की तरफ से ऐसा मंत्र कोई दीजिए। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। ये जो आपने बताया, मेरा तो यही है कि हर एक आदमी को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सबसे अच्छा बने, कोशिश करनी चाहिए। नतीजा सब तो बन नहीं सकते सबसे अच्छे, तो वो भी समझना चाहिए कि everybody cannot be number one. So what should satisfy you? What should satisfy you is the feeling that you have done your best. Result doesn't matter. आदमी को सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। बेहद शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये एक बड़ी चीज़ है कि हम अपने प्रयास बेहतर करें, नतीजे रिजल्ट कुछ भी हो, और यही एक सर का मंत्र भी है। सब तो नंबर 1 नहीं आ सकते ना, निश्चित रूप से नंबर 1 सब नहीं हो सकते, लेकिन नंबर 1 कोशिश सब कर सकते हैं। कोशिश सबको करनी है। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने अधिकारियों और पार्षदों के साथ अलग अलग मीटिंग की है। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पार्षदों के साथ मीटिंग कर उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही बनवारी ट्रीटमेंट प्लांट में भारी संख्या में इकट्ठा हुए कूड़े को लेकर भी चर्चा की और जल्द ही उसको निरस्त करने की अधिकारियों के साथ चर्चा के साथ साथ उन्हें आदेश भी दिया। इसके अलावा निकाय मंत्री ने शीतला माता मंदिर के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी मांगी और उसे जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि उनकी रूटीन बैठक है और वे हमेशा निगम के कर्मचारी और अधिकारियों की समस्याओं के साथ साथ पार्षदों की समस्याओं को जानने और उनको समझाने के लिए इस तरह की मीटिंग और बैठकें करते रहते हैं।
एक तो जो यहाँ कचरा प्रबंधन का जो बंधवाड़ी वहाँ जो लीगेसी वेस्ट थी वो मैंने देखी वहाँ पर कितनी है, लगभग 35-36 लाख टन है। उसका कैसे निपटारा करना है उसके बारे में कुछ सुझाव भी लिए हैं और कुछ देखभाल भी की है। फिर उसके बाद शीतला माता मंदिर का भी जो निर्माण हो रहा है उसकी भी जानकारी ली और उसके बाद सभी पार्षदों के मैंने दर्शन किए। उनकी जो दिक्कतें थी वो मैंने सुनी, उन्होंने बड़े खुले मन से मुझे बताई। मुख्यतः जो समस्या थी ना पार्षदों की, वो ये थी कि भाई जो ऑब्जेक्शंस जो चीफ इंजीनियर बार बार फाइलों पे लगा रहे हैं, ज़्यादातर पार्षदों का यही मुद्दा था। और उस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अब जो भी ऑब्जेक्शन इस तरह का लगेगा किसी भी फाइल पे, एक बार फाइल ऊपर गई है तो एक बार ही ऑब्जेक्शन लग सकता है। 2 बार अगर ऑब्जेक्शन लगा तो वहीं पर सस्पेंड मान लिया जाएगा अधिकारी। वहीं गुरुग्राम में जीएसटी में 15 करोड़ रुपए का रिफंड करने के नाम पर गड़बड़झाला करने का मामला सामने आया। इस मामले में जीएसटी विभाग ने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उनको आज कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जबकि इस कार्रवाई से चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन नाराज है और उनमें भारी रोष है, जिसके बाद कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित जीएसटी कार्यालय के बाहर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि वो धरने पर भी बैठ गए हैं। पूरा मामला ये है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ फेक फॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन दिया। सबसे पहले उसमें कोई सीए की इन्वॉल्वमेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन इस डिपार्टमेंट ने दिया फेक फॉर्म्स को। कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, इंस्पेक्शन किया तो फर्जी इंस्पेक्शन किया जीएसटी डिपार्टमेंट ने। जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जीएसटी में एक लॉ होता है जहाँ पे जीएसटी रिफंड देता है और रिफंड के लिए अगर 2 लाख से ज़्यादा का रिफंड हो तो सीए का सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमारे एक सीए भाई ने एक सर्टिफिकेट इशू करा और जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उन्होंने 15 करोड़ का रिफंड पास कर दिया, जो कि एक आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की रीढ़ माना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आज उनके साथ जिस तरीके से ज्यादती बरती गई है, ये इस सरकार का तानाशाह जो रवैया है वो आज उजागर हो गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट में जो केस है वो एक रिफंड के रिलेटेड है कि 15 करोड़ का रिफंड अमाउंट 4 दिन के अंदर कैसे होंगे। हमारे एक सीए भाई ने कोई एक सर्टिफिकेट इशू किया था, उस सीए सर्टिफिकेट जो कि उनको कागज प्रोवाइड कराए गए थे उन बेस के ऊपर उसने सर्टिफिकेट इशू किया था और डिपार्टमेंट ने वो रिफंड बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 ही दिन में प्रोसेस कर दिया। इसमें सारे फैक्ट छुपाए गए हैं जी, जो ये रिफंड हुआ है इसमें 3 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं और जो भी इन्होंने परसेंटेज तय करी है वो जो हमारे गौरव जी हैं जो उनको जेल में भेजा गया उनके पास सारे एविडेंस हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो जो उनको अरेस्ट कराया तो हमारे जो 3 ऑफिसर्स इनकी इन्वॉल्व हैं उनको भी अरेस्ट करें। हमारे ही प्रोफेशन के 2 मेंबर हैं जिन्हें किसी रिफंड के मैटर में बिकॉज वो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे या किसी डॉक्यूमेंट्स पे उनका सर्टिफिकेशन था। डिपार्टमेंट ने पहले खुद अपने हाथ से रिफंड पास किया, रिफंड दिया, अगर एसएससी के अकाउंट में गया, सब कुछ डिपार्टमेंट ने किया। अब ऊपर से एक फाइनेंस मिनिस्टर से एक इंक्वायरी आ गई, उस इंक्वायरी को इनको क्लोज करना था, कुछ बताना था कि हाँ हमने कुछ किया। तो ये खुद को भी अपने आप को करप्ट नहीं दिखा सकते थे, ये लोग नहीं दिखा सकते थे कि एसएससी भी गलत है। तो इन्होंने कुछ नहीं समझा, तो किसी को तो पकड़ना था, किसी को तो बलि का बकरा बनाना था। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने सोहना के मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। वहीं विभाग की छापेमारी से सोहना के मेडिकल स्टोर्स पर हड़कंप मच गया। अधिकतर मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए। टीम ने 4 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इसमें अनाज मंडी में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं, जिसके बाद ड्रग्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। वहीं स्टोर संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। सोना की हमें काफ़ी शिकायतें मिली थी मेडिकल वालों की नशीली दवाई बेचते हैं, तो उसके बारे में हमने ड्रग्स इंस्पेक्टर से संपर्क किया और उनकी टीम के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया जी। तो सोना में हमने करीबन 6 या 7 मेडिकल सेटों को चेक किया और 2 मेडिकल वाले भागे थे हमारी टीम को देखते ही जी। और हमने एक अनेसी है मेडिकल स्टोर अपना सब्जी मंडी में, ड्रग्स इंस्पेक्टर साहब ने और हमने मेडिकल दवाइयाँ चेक की, नशीली दवाइयाँ काफ़ी मिली है। हमने आज टोटल 5 से 6 दुकान चेक किए हैं, जिसके बारे में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा और एफडीए गुरुग्राम को पीछे काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ये अवैध तौर पे नशे की दवाई बेचने के कारोबार में संलिप्त है जी। तो ये हमारा जॉइंट ऑपरेशन था। हमने आज 4 दुकानों पे तो एक साथ ही अपनी रेड की है
2 दुकान बंद करके चले गए हैं। उन चारों में एक गणेश मेडिकल हॉल करके है, उसके पास हमें काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई जो है वो बरामद हुई है। इसमें हमने उनको दवाओं को सीज कर लिया है और दवाओं को सीज करके उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और दुकान को हमने सील कर दी। गुरुग्राम में रिहायशी सोसाइटियों का फायर एनओसी लेने में बिल्डरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। इसका सबसे बड़ी कारण है कि सोसाइटियों में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। फायर सेफ्टी उपकरण खराब हो चुके हैं, इनको कई वर्षों से बदला नहीं गया। ऐसे में इन्हें हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 191 सोसाइटियों की फायर एनओसी की वैधता खत्म हो चुकी है और फायर एनओसी का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। लंबित फायर एनओसी वाले सोसाइटी प्रबंधक को अब दमकल विभाग की ओर से एनओसी रिन्यूअल के लिए नोटिस भेजे जा रही हैं। बता दें कि गुरुग्राम में भी आए दिन बड़ी बड़ी इमारतों में आग लगने से हादसे हो रही हैं। गुरुग्राम में भी सावधानी नहीं बरती गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। मेरी सबसे पहले जो रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं उनके ऊपर फोकस है कि हम उसके ऊपर जितनी हमारी जो पेंडिंग है, जिन्होंने एनओसी जिनकी 5 साल की थी, एनओसी अभी रिन्यू नहीं कराई या पेंडिंग है, तो मेरी उनसे अपील है कि वो अपनी जो फायर सिस्टम है उसको अपडेट कर लें, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के परिवार रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, किसी का रिश्तेदार रहता है, किसी का परिवार रहता है, सबके, तो वो क्योंकि वहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरी सिर्फ सभी गुड़गांव वासी से अपील है कि वो फायर सेफ्टी जो भी, चाहे आरडब्ल्यू का मैटर है, चाहे आरडब्ल्यू के एंड पे पेंडिंग है या बिल्डर के एंड पे पेंडिंग है, वो अपने फायर सिस्टम को अपडेट करके एनओसी के लिए अप्लाई करें और एनओसी अपडेट कराएं। वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान सुभाष लांबा ने समा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उक्त नेताओं ने आरोप लगाया कि ये सरकार कर्मचारी और दलित विरोधी है। प्रेस वार्ता आज हमने की है। ये प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है जो 23 मई से 2 दिन की हम हड़ताल करने जा रहे हैं। पालिका परिषद, निगम और अग्निशमन के लगभग 40,000 कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। हमारी मांग है सरकार से कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसको भंग किया जाए। सभी प्रकार के जो कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे कोई ओएंडम के ठेके में लगा है, वर्क आउटसोर्स के ठेके में लगा है या डोर टू डोर में काम करने वाला सफाई कर्मचारी है और अनुबंधित सफाई कर्मचारी है या सीवरमैन है, फायर का कर्मचारी है, जितने भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर केएमपी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 1 साल पूर्व मानेसर को केएमपी से जोड़ने वाली रोड के निर्माण कार्य की मांग रखी गई थी, लेकिन अभी तक इस रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो आईएमटी के साथ केएमपी क्रॉस करता है, इससे आईएमटी की जो कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री से मानेसर आए थे, औद्योगिक का जो प्रोग्राम था, तो उसमें घोषणा करके गए थे कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए यहाँ पे केएमपी से कट दिया जाएगा। कट नहीं होने के कारण जो इस पे आना जाना होता है वो पहले पचगांव जाओ, पचगांव से मानेसर आओ। उद्योगपति बिल्कुल परेशान है और हमारी सरकार से मांग है कि जो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए थे उसको जल्दी अमल में लाया जाए। देखिए, मानेसर अपने आप में एक ऐसा लैंडमार्क है कि जो वर्ल्ड में जाना जाता है। आईएमटी की वजह से ही हरियाणा का नाम है, क्राउन ऑफ हरियाणा कहते हैं आईएमटी को। और जब केएमपी का प्लान करा गया वो आईएमटी सेक्टर 8 से टच करते हुए निकल गया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईएमटी में उसकी एंट्री नहीं दी गई। इसको देखते हुए हमारी डिमांड रही है कि भाई हम इसको मानेसर में केएमपी की एक एंट्री एग्जिट दे दी जाए। बेशक वो कमर्शियल ना हो, लेकिन कम से कम एक लाइट व्हीकल्स के लिए तो कम से कम एक इजी अप्रोच हो जाए।
साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव काचरपुरी में 25 वर्षीय नवविवाहिता युवती का आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृत्यु से पूर्व लिखे गए सुसाइड नोट में मृतका ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए अपने ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। शिकायतकर्ता कुलदीप के मुताबिक उसने अपनी बहन की शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, बावजूद उसके ससुराल वाले उसकी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। कुलदीप की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरी बहन ने कल दोपहर में जो उसके सुसाइड नोट के मुताबिक 1:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कमिट किया है। वो अपने ससुराल पक्ष वालों से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि छोटी छोटी बातों को जो टोंट मारते थे, जो उसको दहेज के लिए बार बार बोलते थे, जो उन्होंने शादी से पहले दहेज के लिए कंडीशंस रखी, जो हमने सारी मान ली। यही मैं कहना चाहूँगी, ऐसा किसी बेटी की गैल में नहीं हो, कैडी तो कैडी सजा दी है उन्होंने। अब महाराजा से माँ दोबारा नहीं रोवे किसी की। ये एक लड़की पालम यार थाने के इलाके की रहने वाली थी और दिल्ली में शादीशुदा थी। अभी उसकी शादी हुई थी फरवरी में और कल उसने अपने ससुराल पक्ष के लोगों से परेशान होकर और उसने आत्महत्या कर ली और उसका सुसाइड नोट हमें मिला है। हमने कब्जे में लेके और उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के और उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके और उसमें एफआईआर दर्ज करके 304B के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।